देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो चोरी हो जाती है। चोरी किसकी? शूज़ की। ठीक है, 2010 की बात है, मान लो 2010 की बात है कि चोरी हो जाती है। चोरी किसकी होती है? शूज़ की हो जाती है। यानी कि राम के घर, मान लो राम के घर चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है शूज़ की। ठीक है, अब ये जाता है राम कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद वो फाइल कर देता है केस। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आज से पहले कभी भी किसी के भी जूते चोरी होने पर कोई भी केस किसी ने दर्ज नहीं किया था। मान लो राम ही पहला आदमी है, तो ये जाता है कोर्ट में और केस दर्ज कर देता है। अब कोर्ट इसको कोई सॉल्यूशन दे देता है कि या तो चोर को पकड़ लिया होगा कि कोर्ट ने, या तो कुछ भी करके उसे कुछ भी कर दिया होगा, मतलब सॉल्यूशन दे दिया था उसे। अब मान लो 2024 में श्याम की श्याम के घर भी चोरी हो जाती है। चोरी किसकी होती है? मान लो हवाई चप्पल की। मान लो चोरी हो जाती है हवाई चप्पल की। तो ये भी कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट अब इसको कौन सा सॉल्यूशन देगा, कैसा सॉल्यूशन देगा? तो मैं फिर से उस डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस reinforces the obligation of court to follow the same principle of judgment established by the previous decision while ruling a case where facts are similar or on four legs with the earlier decision। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो होगा जो पहले केस लॉ से समझाया गया होगा। 2010 में राम की घर चोरी होती है शूज़ की। देखो 2010 में चोरी हुई थी शूज़ की, 2024 में चोरी हुई चप्पल की। 2010 में चोरी हुई शूज़ की, 2024 में चोरी हुई चप्पल की। अब देखो कॉमन लॉ या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज क्या कहता है? हमें वही जजमेंट या फिर प्रिंसिपल फॉलो करना है जो कि प्रीवियस डिसीजन में लिया गया था, लेकिन तभी जब सारे फैक्ट सिमिलर हो या फिर ऑन और फुल एक्स हो। इसमें देखो यहाँ शूज़ की हुई थी और यहाँ आकर चप्पल की हुई। सिमिलर चीज़ है ना, ये सिमिलर चीज़ है। अब 2010 में जो भी कोर्ट ने सॉल्यूशन दिया होगा हम वही उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि यह एक केस लॉ बन चुका था पहले से ही। आगे जाकर बहुत सारे केस लॉ पढ़ने हैं इसलिए समझा रहा। कॉमन लॉ, केस लॉ, जुडिशल प्रेसिडेंट है या फिर केस लॉ को हम कॉमन लॉ कहते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेस फॉलो होता है इसमें। इसका मतलब ये है, आगे चलो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? इसे जस्ट नेचुरल भी बोला जाता है और डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, जहाँ पर जस्टिस बियॉन्ड रिटर्न लॉ, या फिर समझो, नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बियॉन्ड रिटर्न लॉ। यानी कि रिटर्न लॉ से जो भी बियॉन्ड चीज़ें हैं जो रिटर्न लॉ में नहीं है लेकिन हमारे एथिक्स में, हमारे कल्चर में, वो सारी चीज़ें नेचुरल जस्टिस में आती हैं। यानी कि नेचुरली जस्टिस दिलाना, नेचुरल जस्टिस नेचुरली ही जो हमारे एथिक्स में, जो हमें लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। रिटर्न कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा कि ऐसा करना है, लेकिन जो हमें लगता है कि एथिक्स से ठीक है वो होता है नेचुरल जस्टिस। इसमें देखो एक चीज़ लिखी है, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। आहा, फिर से पढ़ो, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। इसका मतलब ये है कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। यानी कि अगर किसी जज ने कुछ किया तो वो जज अपने ही केस में जज नहीं बन सकता, अपनी ही कॉज में जज नहीं बन सकता। ठीक है, और ये है एक ऑडी अल्टेरम पटरम, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। यानी कि हमें दूसरी पार्टी को सुनना है और दूसरी पार्टी को भी फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ एक्सप्रेस कर सके। जो
अपनी सफाई दे सकें, कि मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसे जेल भेज देंगे, ऐसा होता है कि उसे सुनना होगा हमें कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी पूरी फेयर हेयरिंग उसे देनी होगी। देखो, रीज़न डिसीजन आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो भी हमारा था, जो एथिक्स से चले आ रहा है, जो भी नेचुरली हमें जस्टिस दिलाने की सोच है। देखो, रीज़न डिसीजन आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि कोई भी रीज़न वाला डिसीजन होना चाहिए। अगर जज कोई ऑर्डर पास कर देता है, अपनी फाइनल डिसीजन देता है, तो उसका पीछे कोई रीज़न होना चाहिए कि किस रीज़न से ये लॉ या फिर कौन सा तरीका था पढ़ने का। इसका मतलब है कि जो भी तो चल रहा है, सॉरी, हाँ ये इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल जस्टिस का रूल है वो ये कहता है कि अगर जज कोई भी अपना फाइनल डिसीजन देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना ज़रूरी है, उसके पीछे कौन सा लॉ उसने यूज़ करा है, कौन सा एक्ट यूज़ करा है, कौन सा एविडेंस यूज़ करा है, किस एविडेंस के बेसिस पे उसने ये डिसीजन निकाला है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। ये कहता है नेचुरल जस्टिस। अब देखो, एक चीज़ लिखी है कि a judgment can override a case law but it cannot override या फिर चेंज द एक्ट। यानी कि समझो, एक जजमेंट यानी कि एक केस लॉ नहीं सॉरी एक नया केस लॉ एक पुराने केस लॉ को तो ओवरराइड कर सकता है, एक नया केस लॉ पुराने केस लॉ को तो ओवरराइड कर सकता है, लेकिन एक नया केस लॉ एक्ट को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि जो लॉ है उसको चेंज नहीं कर सकता। नया केस लॉ कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। समझे? एनफोर्सिंग द लॉ, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर एक बार अगर लॉ पास हो गया पार्लियामेंट में तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होगा। किसी को तो मॉनिटर करना ही होगा कि लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, या फिर उसको मतलब लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। और ये डिपार्टमेंट मतलब ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है। यहाँ पर हमने पीछे 3 डिपार्टमेंट पढ़े थे ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर शुरू हो रहा है एग्जीक्यूटिव वाला सेशन। अब देखो, तो इसके लिए गवर्नमेंट फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। दीज मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय अ मिनिस्टर एंड रन बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। यानी कि देखो, किसी को तो चेक करना पड़ेगा कि फॉलो हो रहा है या नहीं, या फिर उसमें जो भी चीज़ें करनी है उसको इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है उसका काम करता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज़ के रूप में अपने फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये मिनिस्ट्रीज़ को हेड करता है एक मिनिस्टर और रन करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स। ठीक है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मिनिस्ट्रीज़ बनाती हैं। मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन मिनिस्ट्रीज़ को हेड करता है मिनिस्टर और रन करते हैं सिविल सर्वेंट्स, और मिनिस्टर ही उसके लिए अकाउंटेबल भी होता है। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो एग्जाम्पल है, हटाओ इसे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय जिसे हम कहते हैं। अब हम मिनिस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, जिसे हम हिंदी में वित्त मंत्रालय कहते हैं। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसका काम है इकॉनमी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करना और सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का ट्रेजरी बन के या फिर गवर्नमेंट के इनफ्लो या फिर कैश फ्लो का हिसाब रखना। 2 काम है इसके, इकोनॉमी ऑफ इंडिया पर कंट्रोल रखना और सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया पर, मतलब सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया। इट इज़ कंसर्न विद
taxation, financial legislation, financial institution, capital market, central and state finances, union budget. ये मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मिनिस्टर चाहते हैं कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट. जो हर साल बजट आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है. अब देखो ये सब मैंने लिखा रखा है, इसलिए देखो ये मिनिस्ट्री सीए की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सीए भी इस मिनिस्ट्री के हिसाब से काम करता है ज़्यादातर, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है. और लोग इसका ईगरली वेट करते हैं, मतलब यूनियन बजट का लोग ईगरली वेट करते हैं. और रेट ऑफ टैक्सेस एंड बजट एलोकेशन यूनियन बजट में बताया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Ministry of Finance is a apex controlling authority of four central civil services: Indian Revenue Service, Indian Audit and Account Service, Indian Economic Service, Indian Civil Account Services. Also for Indian Cost and Management Account Services. इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये देखो डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसका तरीका है याद करने का EQIRF. ठीक है. कितने डिपार्टमेंट्स हैं मैंने बताया था ना यहाँ पर पीछे. मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं. और भी ज़्यादा होंगे मे बी, लेकिन बुक में इतने ही दे रखे हैं. अब पता नहीं और भी होते हैं कि नहीं, या फिर यही हैं, लेकिन हाँ ये तो हैं जो बुक में दे रखे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कंट्री की इकॉनमी पे नज़र रखता है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के खर्चों पे नज़र रखता है. और कहाँ है, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़. ठीक है. आई से हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम डिपम भी कहते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू हो गया आर से, जो कि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है उस पर नज़र रखता है, जो भी पैसा आ रहा है, सॉरी. और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये हो गया. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा. यही है. इसमें हमें सिर्फ इनका नाम याद रखना है. श्री मोरारजी देसाई, जिसने 1962 और 1969 के बीच 10 यूनियन बजट एलोकेट किए हैं या फिर प्रेजेंट किए हैं. देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA. देखो पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स नाम था इसका, फिर इसे डिपार्टमेंट से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स कर दिया, लेकिन अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका वर्क है जितनी भी कंपनीज LLPs बनती हैं या फिर बॉडी कॉर्पोरेट बनती हैं उनको कंट्रोल करना. प्राइमरी कंसर्न क्या, मतलब इसका प्राइमरी काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 1956, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 and the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. दिस मिनिस्ट्री रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ ICALS कैडरे, और जो कि इलेक्ट होते हैं थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC. और हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि DGCOA. अब आ जाता है गृह मंत्रालय, जिसे हम होम अफेयर्स भी कहते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका काम है इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी चेक रखना, बॉर्डर सिक्योर है या नहीं ये चेक करना, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें. मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज़. हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. इंटरनल सिक्योरिटीज़, बॉर्डर मैनेजमेंट,
स्टेट सेंटर रिलेशंस कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब गूगल से मैंने छापा है। मतलब इस टाइप का काम होता है। होम अफेयर्स से तो ऐसा लग रहा है कि घर से संबंधित जो भी काम करेंगे, लेकिन घर यहाँ पर मतलब है इंडिया से रिलेटेड जो भी काम है। डिपार्टमेंट्स क्या हैं होम अफेयर्स में? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जिसके लिए उसका अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ये पढ़ लेना पॉज करके। देखो एक फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डील्स किसके साथ करता है, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पढ़ लो। जिसको हेड कौन करता है इसको? लॉ मिनिस्टर। देखो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कौन कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या करता है? कंट्रोल्स द लीगल अफेयर्स एंड एडवाइज द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि लीगल अफेयर्स को कंट्रोल करता है और लीगल अफेयर्स के मामले में बाकी मिनिस्ट्रीज़ को एडवाइस देता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, ये काम करता है। और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है? ड्राफ्ट करता है लॉज को फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ड्राफ्ट करता है प्रिंसिपल्स को फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी थी।